हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी सी सेट की मासीज में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सी सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे, ऐसी सीरीज को हम आगे बढ़ते हुए आज 2019 का पेपर का जो 48 क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आगे के पहले के क्वेश्चन करा चुके हैं दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग वाले। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 48 क्वेश्चन कह रहा है अनुक्रम 132, 129, 124, 117, 116, 93 और एक्स का मान पूछा है। तो दोस्तों ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखो हम क्या करते हैं सीरीज में, या तो कितना गुणा हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, ये सब चीज़ देखते हैं। क्या कोई वर्गमूल आ रहा है, कोई घरमूल आ रहा है, या वर्ग आ रहा है, घन आ रहा है, ऐसे हम देखते हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम दोस्तों। तो इसमें देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, ये -3 का। इसमें देख रहे हैं फिर ये भी 3 का। इसमें देख रहे सॉरी ये 3 का नहीं है, ये -5 का है। इसमें देखते हैं तो 7 का है। इसमें देखते हैं तो 11 का। इसमें देखते हैं तो 13 का। तो ये क्या बन के आ रहा है, देखो आप अंतर देखो आप, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 11 का है, 13 का है, अंतर देखो आप। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये क्या चीज़ है? तो ये है 3, 5, 7, 11, 13। ये है दोस्तों अभाज्य संख्याएं, प्राइम फैक्ट, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है दोस्तों। ये इसका मतलब क्या हुआ कि 13 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो अगले वाला आएगी। तो 13 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या 17। तो हम क्या करेंगे, 93 में से 17 घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो आएगा 76। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। तो दोस्तों अब हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा इसमें माइनस हो रहा है। तो हमने संख्या देखी, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 11 हो रहा है, 13 हो रहा है। तो अगली क्या है अभाज्य संख्या है, तो 17 है। अब क्या करेंगे, 97 में से 17 घटाएंगे तो आएगा 76, और यही क्वेश्चन का आंसर है। तो ऐसे हमको लॉजिक लगाना है, और सीरीज वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं दोस्तों। तो ये इसका आंसर है 76। तो नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है 49। कोई दीवार घड़ी है, प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है। इस घड़ी को सोमवार पूर्वाह्न 8 बजे सही समय दिखाने के लिए सही किया गया, ठीक है। जब यह घड़ी बुधवार को अपराह्न 6 बजे समय दिखाती है तो सही समय क्या है? मतलब ये बोल रहा है कि कोई घड़ी है 24 घंटा में 10 मिनट तेज चलती है। अब क्या कर रहे हैं कि भाई सोमवार को 8 बजे से सही समय दिखाने के लिए सही की था। तो अगले क्या किया हमने, फिर क्या किया, तो घड़ी बुधवार की सुबह 6 बजे का समय दिखाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, देखो मंडे को स्टार्ट हुई थी घड़ी, घड़ी की मंडे को स्टार्ट हुई कितने बजे, 8 AM। 8 AM हुई। अगले दिन क्या है, ट्यूसडे आएगा। अगले दिन क्या है, ट्यूसडे आएगा। और ट्यूसडे में क्या है, 8 AM हो गया। उससे अगले दिन क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पे भी वेडनेसडे आएगा, यहां पे भी 8 AM की बात कर रहे हैं हम, 8 AM आएगा। लेकिन जब ये वेडनेसडे की क्या करेंगे, ये शाम को 6 बजे की बात कर रहे हैं, ये वाला लास्ट में, ये PM है। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखो इन दोनों के 24 घंटा हुआ अंतर, 24 घंटा हुआ। अब कह रहा है 10 मिनट तेज चलती है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया, 10 मिनट हो गया गाड़ी। फिर इधर देखते हैं, इधर भी कितना हो गया, 10 मिनट हो गया। अब देखो दोस्तों, इधर भी 10 हो गया, इधर भी 10 हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितना है, ये सुबह के 8 बज रहे हैं और ये शाम के 6 बज रहे हैं। ये कितने घंटे हो दोस्तों, ये 10 आवर्स, मतलब 10 घंटे हुए। ये 24 घंटे हो गए, ये 24 घंटे हो गए। लेकिन जो सुबह 8 से वेडनेसडे के दिन सुबह 8 से शाम के 6 बजे के बीच में 10 घंटे का अंतर है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे, कि भाई अगर 24 हार्स में 10 मिनट लेट हो रही है कोई घड़ी की, ठीक है, 10 मिनट तेज चल रही, सॉरी तेज चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 घंटा के निकाल सकते हैं हम। 10 का निकाला 10/24 इंटू 10। जब हमने निकाला तो ये आया 100/24। मतलब क्या हुआ दोस्तों, 10 घंटे का मतलब है कि कम से कम 4 मिनट जल्दी चल रही है वो घड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि भाई 10 मिनट तो यहाँ पे चल रही है, 10 मिनट यहाँ पे चल रही है, 10 10 और 4 मिनट यहाँ पे चल रही है। यही तो है इसका मतलब। इसका मतलब हुआ
10 10 प्लस 4, मतलब ये टोटल होगी 24 मिनट जल्दी चल रही है गाड़ी। तो इसका मतलब वो जो बुधवार को शाम को 6 बजे ना, वो 6 बजे नहीं दिखाएगी, वो 24 मिनट कम दिखाएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ वो 5 बजे और 36 मिनट बताएगी शाम को। तो इसका आंसर आएगा 5:36, इसका ये आंसर है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं था। देखो फिर से बताता हूँ भाई, वो बात कर रहा है मंडे की सुबह की बात कर रहा है, 8 बजे की, 8 AM। तो हम क्या करेंगे, अगले ट्यूसडे देंगे 8 AM, अगला वेडनेसडे वाला भी 8 AM लेंगे। लेकिन वेडनेसडे को 6 बजे वो उसका टाइम बता रहा है कि 6 बजे कितना होगा टाइम जो है। तो घड़ी का टाइम देखो 8 AM से मंडे के दिन ट्यूसडे से 24 घंटे का अंतर है। इसमें क्या हो 10 मिनट आगे चल रही है। इसी प्रकार हमने ट्यूसडे वाला लिया 8 AM से वेडनेसडे 8 AM, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें 10 मिनट आगे चल रही है। लेकिन वेडनेसडे का सुबह 8 AM से शाम को 6 बजे, इसके बीच में कितना अंतर हुआ दोस्तों, 10 घंटे का। इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में अगर 10 मिनट का अंतर है, 10 घंटे में कितने का होगा, 4 मिनट का आगे चलेगी। तो हमने ये सभी जोड़ लिए, एक तो 10 मिनट वाला ये वाला, 24 घंटे वाला ये वाला, 10 10 और 4 ये वाला, 24 मिनट। तो 6 बजे ना शाम को, वो 6 बजे नहीं दिखाएगी गाड़ी, वो दिखाएगी 5:36। ये आंसर है इसका। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। ये तो आप लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन था, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं था। आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने होंगे दोस्तों, बिना कॉन्सेप्ट के तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा से जो 0 से अधिक है से बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न क्या है। कहने का मतलब है, भिन्न का मतलब तो आप जानते हो, भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। लेकिन यह बात कर रहा है उचित भिन्न की। देख लो, आप देख लो, यहाँ उचित भिन्न की बात कर रहे हैं। उचित भिन्न में क्या होता है दोस्तों, जो अंश है उससे बड़ा होता है हर। मतलब क्या हुआ, हर है वो बड़ा होगा अंश से, यही तो हुआ इसका मतलब। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूं मैं 1/2, जैसे 2/3, ये एग्जाम्पल के रूप में, इसमें हर बड़े हैं। अब हमसे बोला है कि 0 से ज्यादा जोड़ो, उन दोनों में समान जोड़ो और जो परिणाम आएगा वो क्या आएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 2/3, 2/3 को दोनों में 3 3 जोड़ते हैं, 3 जोड़ा, इसका हो गया 5/6। मतलब इसमें भाग दिया हमने तो 0.833 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2.3 था पहले, जो मूल संख्या 2.3 थी, ये वाली मूल संख्या थी हमने ली, जो ये मूल संख्या थी 2.3 थी। जब इसमें भाग दिया तो दोस्तों इसमें आया 0.666, ये आया ना। और अब कितनी होगी, 5/6 होगी। इसमें क्या हो गया 0.833। इसका मतलब क्या हुआ, जो परिणाम ही आया, बाद में परिणाम आया, वो ज्यादा बड़ा हुआ, जबकि मूल संख्या छोटी हुई। इसका मतलब यही तो हुआ कि 5/6 बड़ा हुआ है 2/3 से, ये तो हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें देखो ऑप्शन, हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा इसका मान। भाई मूल भिन्न से तो बड़ा है, मूल भिन्न से तो बड़ा है, तो ये तो गलत बात है। अगला देखो, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, हाँ ये बात सही है बिल्कुल, मूल भिन्न से तो बड़ा ही हो रहा है, मूल भिन्न के बराबर होगा, गलत। इस प्रकार का निश्चित नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ये गलत। तो इसका आंसर आ गया बी। देखो मूल भिन्न हमने मानी 2/3, क्योंकि उसमें बोला था कि एक से अलावा कितनी मान लो, पर लेकिन उचित भिन्न होनी चाहिए। तो हमने 3 3 जोड़ दिए, मूल भिन्न तो यहाँ 2/3 थी, लेकिन हमने समान जोड़े, 3 3 जोड़े, तो इसका मतलब इसका हो गया 5/6। 5/6 में हमने भाग दिया तो 0.833% हो गया, 0.833 हो गया। अब मूल भिन्न 2/3 थी, इसमें हमने भाग दिया तो आया 0.666। इसका मतलब हुआ जो परिणामी जो आई है ना 5/6, ये बड़ी है किससे, मूल भिन्न से। तो यही तो बोला है इसमें, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा भिन्न। तो इसका आंसर आ गया बी, 50 का बी आंसर है। तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या है दोस्तों, आपको खुद को माइंड सेट लगाना पड़ता है, खुद को ही क्वेश्चन को समझना पड़ता है, फिर ये क्वेश्चन होंगे। और आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर जाएंगे, क्योंकि ऐसी टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपका माइंड तुरंत वहां काम करेगा। अगर आपने नहीं किए और अचानक क्वेश्चन नहीं आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वह प्रेशर होता है एग्जाम का।
पहली चीज। अब देख लो फिर से क्या क्वेश्चन आ रहा है, फिर से वही आ गया सीरीज वाला क्वेश्चन। अब हमने यहां देखा था अभी वाला ये क्वेश्चन, इसमें तो माइनस प्लस होते। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, एक दे रखा है 4, एक दे रखा है 196, एक दे रखा है 16, 144, 36, 100, 64। दोस्तों इसमें आपको दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये क्या है, ये वर्ग हैं। तो ये किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। ये किसका है, ये 14 का वर्ग है। ये 4 का वर्ग है। ये 12 का वर्ग है। ये 6 का वर्ग है। ये 10 का वर्ग है। ये कितने का है, 8 का वर्ग है। अब पूछा अगला क्या होगा, एक्स के मान। दोस्तों अब इसमें एक चीज देखो, आप एक चीज देखो इसमें क्या चीज आ रही है। एक चीज आ रही है कि भाई ये है ना, इसको छोड़ के ये, इसके बाद ये, इसके बाद अगला आएगा जो। इसी प्रकार देख लो, 14 से 12, 12 से कितना हो गया 10, 10 से कितना हो गया, एक मिनट रुको, 10 से कितना होगा देखो, हम देखते हैं। दोबारा बताता हूँ आपको, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई इसमें, मिस्टेक हो गया। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ एक साइड में, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 14 का स्क्वायर, ये कितने का 4 का स्क्वायर, ये कितने का 12 का स्क्वायर, ये कितने का 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये पूछा है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या है, देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, और फिर अगला ये वाला, ये तो हो गया। इधर देखो हम 14 12, मैं इसके लिए चेंज करता हूँ बाहर ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। 14 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद क्या है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखो आप 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। 2 का, 4 का, 6 का, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, और 8 का। अब देखो आप यहाँ 2 का यहाँ देखो 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, मतलब क्या हो रहा है, 14 के बाद 12 आ रहा है, 12 का स्क्वायर, 12 के बाद 10 आ रहा है, 10 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा, देखो अगला आएगा, 2 2 का अंतर है ना, अगला आएगा 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो अगली जो संख्या आएगी ना एक्स के मान पे, ये 64 आएगी। तो इसका आंसर होगा बी। तो यही है। अब इसमें स्क्वायर आ गया, और हमने देखा अल्टरनेट, मतलब एक को छोड़ के दूसरे का अंतर, मतलब इधर से देखेंगे तो ये 2 4 6 8 10, इधर देखेंगे 14 12 10 8, जो इतना भी है उसका आंसर आ जाएगा 64। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसका भी आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। अब देखो तो अब आपको यहाँ पे बताया भी, ये आपने वर्ग पढ़ लिया, आपने लॉजिक लगा लिया, तो आपको क्वेश्चन बैठ जाएगा, वरना वहाँ क्वेश्चन नहीं बैठ पाएगा। रीजन क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में प्रेशर का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है एग्जाम, बस उसी माइंड सेट को आप यहीं खत्म कर लीजिए, उस डर को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वहां आपको डर ही ना लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी समूह में 15 व्यक्ति है, ठीक है, 15 व्यक्ति है, जिसमें 7 फ्रेंच बोल सकते हैं और 8 क्या बोल सकते हैं, 7 फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जबकि 3 इन दोनों भाषा में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। तो कितने व्यक्ति यथार्थ है कि वो एक भाषा पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब वेन डायग्राम बन गया, ये बन गया ना, ये तो हो गया फ्रेंच, और ये हो गया दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया इंग्लिश, ठीक है। बोल रहा है कि भाई फ्रेंच है ना, टोटल कितने दोस्तों, टोटल है बंदे 15, ठीक है। अब बोल रहा है कि फ्रेंच 7 बोल सकते हैं, फ्रेंच 7 बोल सकते हैं, और 8 क्या पढ़ सकते हैं, 7 तो फ्रेंच पढ़ सकते हैं, और 8 क्या है अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हो गया 15। अब एक चीज आप देखो यहां पे दे रखा है जबकि 3 इन दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते, जबकि 3 इन दोनों भाषाओं से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 है ना बीच वाला है, दोनों भाषाएं पढ़ेंगे वो, दोनों भाषाएं, कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। अगर इन दोनों के बीच में आया दोस्तों तो 15 है टोटल, ठीक है। अब इधर क्या था, ये फ्रेंच 7 पढ़ सकते हैं, तो देखो 7 में से 3 गए कितना बचा 4, फ्रेंच 4 पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में देखो आप, इंग्लिश में कितना 8 पढ़ सकते हैं, तो इसमें से 8 में से 3 घटाओ, ये हो गया 5। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि कितने व्यक्ति हैं जो एक भाषा पढ़ते हैं, तो ओनली वाला फ्रेंच पढ़ सकते हैं 4 और इंग्लिश पढ़ सकते हैं 5। इसका मतलब क्या हुआ, 4 + 5 = 9। 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश ओनली, मतलब ओनली फ्रेंच ओनली इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इसका मतलब इसका बी आंसर। तो ये वेन आरेख वाला क्वेश्चन था, तो ये आंसर आ गया इसका बस। अब इसमें कोई क्या क्या अलग से लॉजिक लगाना था, आपको समझने की बात थी इसमें बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं, हम पहले स्लाइड खोल लेते हैं एक अलग से, ताकि आपको चीज़ समझ में आए। स्लाइड खोलने से क्या है कि आपको साफ दिख पाएगा, जो मैं लिखूंगा वो साफ दिख पाएगा, और इसमें दिखने की बात मैंने आपको क्लियर दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी नहीं है। दिखने में टफ लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आप करेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 53। क्वेश्चन कह रहा है कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ पढ़ता है, प्रश्न संख्या डालता है, कुछ कुल मिलाकर 3089 अंक प्रयोग करता है, वो अंक प्राप्त करता है, मतलब प्रयोग को लेता है, वो उनका यूज करता है, कहने का मतलब है। तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें देखो, घबराने की बात नहीं है, आप जानते ही हैं हम और आप 1 से 9 के बीच अंक होते हैं, 9 डिजिट कितने होते हैं, 9, ये आपको पता है। तो इस 10 से 99, ये कितने हुए, ये हुए 90, लेकिन डिजिट कितनी है इसमें, 2, मल्टीपल कर देंगे 180, ये आप समझ गए। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 100 से 999 तक करेंगे। ये कितने डिजिट हो गए दोस्तों, 900 से हुए, इनको हम गुणा करेंगे 3 से, इसका मतलब क्या हुआ, 2700। अब इन सबको जोड़ेंगे। पहले तो हमने जब 2700, 180, ये वाला जोड़ रहा हूं मैं, देख लो आप, ये वाली संख्या जो संख्या दे रखी नहीं, ये जोड़ रहा हूं, और 9 हमने जोड़ा तो ये आया, हाँ इतना आया 2889। अब क्या है दोस्तों, हमसे बोला है 3089 तक, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3089 में से 8889 घटा देंगे, तो ये आएगा 200, आया 200। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने दोस्तों ये किया था कि अभी तक हमने 3 अंक की संख्या देखी, 3 अंक तक देख लो। अब क्या करेंगे, 200 में हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब बात आएगी 1000 से स्टार्ट हो गई, क्योंकि 999 तक तो हो गई, 1000 क्या 4 अंक की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, इसलिए हमने इसका भाग दिया, ये आया दोस्तों 50। अब देखो एक बात बताओ, आपने जब 999 तक चीज निकाल दी और 50 आगे 50 अंक आगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 999 प्लस 50 जोड़े हमने, ये आ गया दोस्तों, ये आ गया 1049। तो जो पृष्ठों की संख्या थी ना वो 1049 थी, तो इसका आंसर आ गया सी। देख लो, अब देखने में बड़ा कठिन क्वेश्चन था ये। देखो हमने कुछ नहीं किया, 1 से 9 तक निकाले डिजिट, तो 1 अंक की संख्याएं, तो 1 से 9 9 हो गए। 10 से 99 निकाले तो ये 2 अंक की संख्या है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 90 संख्या हुई टोटल, इनको हमने 2 से मल्टीपल किया, क्यों किया, क्योंकि 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट देख लो आप, तो 180 हो गया। उसी प्रकार हमने 100 से 999 के बीच में लिया, ये 3 अंक की संख्या है, कितनी है 900, तो 900 को 3 से मल्टीपल किया, क्यों किया, क्योंकि 3 अंक की संख्या है, तो 2700। अब हमने सबको जोड़ा, इनको सबको जोड़ा तो आया 2889। अभी तक हमारे पास 3089 नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, 2889 को 3089 में से घटाएंगे, तो ये आया 200। अब 200 हम 4 का भाग देंगे, क्यों देंगे कि अब 4 डिजिट की संख्या आएंगी, तो हमने भाग दिया, ये आई 50। तो पहली बात तो 8889 तक 999 बात आ गई, इतने अंक थे। अब इसको हमने 50 से जोड़ दिया तो आया 1049, तो इसका सी आंसर आ गया, तो इसका आंसर आ गया। अब स्लाइड को हम हटा देते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आई तो आप फिर से पूछिए, इसमें क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आप देखो अगला क्या है, किसी विन्यास का अनुसरण करने पर निम्नलिखित अनुक्रम पर विचार कीजिए। ये संख्या दे दी और खाली स्थान दे दिया, और आपसे पूछा अक्सर कौन सा आएगा। तो इसमें दोस्तों एक ही मेथड है, क्या मेथड है, हम देखेंगे पहले कितने ये टोटल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल 15 है। देखो गिनो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें क्या होगा, इसका पेयर बनेंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 का पेयर करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब ये 5 5 का पेयर हो गया। अब देखो, अब सब में कॉमन देखो आप, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, उसी प्रकार यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इसी प्रकार देखो आप, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो क्या चीज़ आ रही है इसमें समझ में, इसमें समझ में आ रही दोस्तों कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, इसका मतलब
यहाँ पे भी सी होगा। इसी प्रकार देखो अगला, देखो आप अगला देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे भी है। देखो अगला, देखो अगला क्या आएगा, जैसे सी सी ए सी 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 ए, तो यहाँ आएगा बी। देख लो, ये लॉजिक लगाना है, इसमें कोई अलग से बात नहीं। सी सी ए बी, डबल ए, फिर अगला भी हो जाएगा, ये इसका भी आया, फिर डबल बी सी, फिर डबल बी आ जाएगा। देख लो आप, इसका मतलब क्या हुआ, सी डबल ट्रिपल बी, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर है। तो ये लॉजिक लगाना था, इसको जोड़ना है मतलब कैसे करके इसको, तो ये बन गया इसका बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं और उसके माता पिता हैं। बच्चों और उसके माता पिता के वजनों का औसत 50 kg है, और बच्चों और उसके पिता के वजनों का अंतर, मतलब औसत कितना है, 52 kg है। यदि पिता की वजन कितना है, 60 kg है, तो माता का वजन कितना होगा। इसके लिए भी हम अलग से स्लाइड खोल लेते हैं, क्योंकि आराम से समझने की बात है, इसमें जल्दी नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जब करेंगे इसे देखेंगे तो आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको फिर से छोटी कर देता हूँ, समझ में आया। तो बोला है भाई, बच्चे और उसकी माता, 2 बच्चे हैं इसमें, देख लो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है, लिख लेता हूँ। C1 + C2, C1 चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, और माता, इनका वजन का औसत है कितना, 50। तो योग कितना होगा, 50 × 3 मतलब 150। ठीक है, अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अगला देखते हैं, बच्चों और उसके पिता का वजन कितना है दोस्तों, 52। ये क्या है, ये तो केवल औसत है। योग निकालेंगे हम, 52 × 3 किया तो ये आ गया दोस्तों, 52 × 3 किया तो हमारा आया 156 kg। ये दूसरी सिस्टम हो गई। और फादर का वजन दे रखा है यहाँ पे 60 kg, देख लो फादर का दे रखा है यहाँ। तो माता का वजन पूछा है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाने पर हम क्या करेंगे, सेकंड वाली ये है और फर्स्ट वाली ये, ऐसे घटा देंगे। तो देखो C1 C2 और इधर हो जाएगा प्लस फादर, और इसका हो गया 156। इसी प्रकार C1 C2 मदर, और इसका हो गया 150। ये तो हो गया, ये तो किया हमने देखो ये माइनस माइनस, फिर ये माइनस किया हमने, ये तो हो गया 6। ठीक है, यहाँ देखो ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, ये हो गया फादर मदर, इन दोनों का अंतर हो गया 6 ईयर का। अब देखो दोस्तों, 6 ईयर का हो गया, तो मदर बराबर क्या करेंगे दोस्तों, उसका पापा कितने का था, फादर कितने का था, देख रखा है यहाँ पे, उसके पापा की उम्र दे रखी है यहाँ पे 60 kg। ठीक है, तो उसकी माता की उम्र कितने हो जाएगी, क्या करेंगे दोस्तों, अंतर कर देंगे। तो 60 में से अगर 6 घटा देंगे, क्योंकि इसमें अंतर था माता का उस पिता का अंतर, ये तो निकल गया यहाँ पे। तो माता का अंतर वो आ जाएगा, एज आ जाएगी 54 kg। ये 54 है, सॉरी ये दोस्तों 54 है, 54 kg। उसकी माँ की जो है ना वजन, वो हो जाएगा 54 kg। तो इसका आंसर आ गया डी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब ये चीज़ है ना, अब ये चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे ना दोस्तों, तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी हवा हवा में। ये मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद बता रहा हूँ इतनी चीज़ें। भाई जो चीज़ हमको दे रखी है उसके हिसाब से हमने किया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरेज दे रखा हो तो हम संख्या से गुणा करते तो योग निकल जाता है। तो वही तो चीज़ किया हमने, संख्या से योग किया, फिर ये जैसे बताता गया वैसे हमने की था, करते गए। अगला क्वेश्चन के लिए हम इसी स्लाइड को ऐसे रखते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और ये भी परमुटेशन कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्गों 1, 10 और 50 रुपये की मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है। आप रुपये 160 के एक बिल का भुगतान कितने विभिन्न तरीकों से करेंगे, ये बात करिए हमसे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई, देखो हम करते हैं, तो देख स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिल का भुगतान करना है, ठीक है, और 160 रुपये है। अब दोस्तों ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इसकी इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए पहले आराम से।
107 हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम करते हैं भाई 1 रुपये का है एक तो नोट, 10 रुपये का दे रखा है और एक 50 नोट दे रखा है। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, हम करते हैं अलग अलग चीज़ों का स्टार्ट करते हैं भाई, कैसे कैसे ले सकते हैं नोटों को। तो हम करते हैं स्टार्ट कि केस फर्स्ट लेते हैं, इसमें कई केस आएंगे। केस फर्स्ट में क्या करते हैं हम, 107 रुपये, ठीक है 107 रुपये हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फर्स्ट केस में करते हैं कि भाई अगर हम क्या करें, अगर हम ये करते हैं कि 10 रुपये का नोट लेते हैं, एक 10 रुपये का नोट लेते हैं और 97 कॉइन्स लेते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ये होगी बात, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार 2 नोट लेते हैं 10 के और इसको कर देते हैं 87, क्योंकि ये दूसरा तरीका हो गया। क्यों किया हमने 87 क्यों किया, क्योंकि 10 के 2 नोट हो गए यहाँ पे। इसी प्रकार हम करते जाएंगे दोस्तों, तो इसी प्रकार करते जाएंगे ना, कि लास्ट तक आएगा ना, तो ये आएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, जैसे हम 3 नोट ले लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, यहाँ का देंगे हम आ रहे 3 नोट ले लेंगे, 3 नोट हो गया 30 गया, मतलब 30 गया तो मतलब कितना था, ये तो बचा 88 तो बचा, सॉरी 77 बचा कॉइन्स, तो ये 30 तरीका हो जाएगा। इसी प्रकार हम करेंगे 10 तक, तो 10 टाइम्स बार आएगा, ये बात आ गई, 10 टाइम्स बार आएगा। नहीं 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 ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, 10 टाइम्स बार तो ये आ गया, ठीक है। एक बात तो ये तो मैंने बता दिया आपको, 10 बार तो ये आ गया, ठीक है। एक तो ये आ गया, 10 बार तो ये आ गया। इससे पहले मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, उससे पहले हम क्या करते दोस्तों, उससे पहले भी एक चीज़ बताई आपको, क्या बताई थी कि ये 10 बार हो गया। अगर दोस्तों अगर ये 10 बार हो गया, अगर ये 10 बार हो गया, एक चीज़ और थी उसमें, क्या था उसमें, ये था कि 107 है ना, हम ये मैंने सेकंड वाला केस है, ये फर्स्ट वाला केस नहीं है, सेकंड वाला है। एक हमने एक और गलती कर दी इसमें, गलती नहीं अभी बता सकता हूँ उसके लिए। तो एक केस क्या था कि हम क्या करते 107 है ना कॉइन्स भी ले सकते थे, तो एक तरीका ये हो गया, एक भी ये हो गया। 107 हमने क्या लिया, हमने कॉइन्स ले लिए। इसमें हमने क्या किया, 10 के नोट और कुछ कॉइन्स ले लिए, तो ये बात तो हो गई। ये 10 बार ये हो गए इस प्रकार के, है ना, और ये हो गए एक बार, तो ये तो हो गए 11 बार। अगला क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है दोस्तों, अगला केस ये बन सकता है, केस थर्ड क्या बन सकता है, केस थर्ड बन सकता है कि भाई 50 के नोट लो, क्योंकि इसमें दे रखा है 50 के नोट हो गई, 50 का नोट लो एक, ठीक है। तो अगर हम 50 का नोट एक लेंगे तो कॉइन्स कितने लेंगे दोस्तों, 57 कॉइन्स लेंगे, ये तो बात हो गई। तो ये तरीका होगा एक, ठीक है। इसी प्रकार हम 50 के नोट लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक और चीज़ करते हैं हम, 50 का नोट लेते हैं एक, ठीक है। अगर 50 के नोट लिया एक, और फिर क्या करते हैं हम, एक 50 का नोट ले लेंगे, 10 के 2 को नोट ले लेंगे और कॉइन्स ले लेंगे 37 कॉइन्स ले लेंगे, एक तरीका ये हो गया। इसी प्रकार हम जब करते जाएंगे दोस्तों, तो ये करते जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है उसी प्रकार यहाँ करते जाएंगे, तो ये भी कितनी बार हो जाएगा। देखो हमने 57 कर दिया कॉइन्स, यहाँ कितना कर दिया, यहाँ देख लो आप, यहाँ कर दिया हमने, ये 37 कॉइन्स हो जाएंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, 50 का नोट लेंगे, 10 के 2 नोट लेंगे, एक नोट 50 का, 10 के 2 नोट ले लिए और इधर कर देंगे कॉइन्स 27। इसी प्रकार हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कॉइन्स कितने हो जाएंगे 17। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो कॉइन्स हो जाएंगे 7। ये मैंने आपको बताता रहा हूँ, ये 10 3, ये 4 नोट हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 50 का एक नोट, ये भी 50 का एक नोट। तो ये सब क्या हो गए, देखो हाँ ये क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए कितने तरीके हो गए, एक तरीका। देखो मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में समझने के लिए बहुत चीज़ें चाहिए हमको। एक नोट तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, और एक और हो गया था, ये ऊपर हो गया था 57 वाला। तो इस प्रकार ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। एक तो 7 वाला हो जाएगा, एक 17 वाला हो जाएगा, एक 27 वाला, एक 37 वाला, और एक हो जाएगा 47 वाला। यहाँ पे और था एक, सॉरी मैं भूल गया, इसमें ये था, यहाँ पे और था एक को, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6। तो ये हो गए कितने हो गए दोस्तों, ये 6 हो गए। अगर ये 6 हो गए, अब देखो हाँ यहाँ पे क्या था, 10 तो ये थे ऊपर ही ऊपर,
एक फर्स्ट केस में क्या हुआ, यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में एक ये रहा, तो हम जोड़ते हैं आप सबको, 11, 10 रे 11 हो जाएंगे, 11 + 6 + 1, ये हो जाएंगे 18। एक कहाँ पे और आया, एक नीचे और ले लेते हैं थर्ड केस, इसमें एक आएगा, इसको बताता हूँ। 50 के हम 2 नोट लेंगे और बाकी 7 कॉइन्स लेंगे। ये भी तो एक तरीका हो गया। तो एक तरीका ने जो अलग से लिया है ये वाला लिया है नीचे वाला, तो एक तरीका ये हो जाएगा, तो ये हुआ ना एक तरीका। तो टोटल कितने तरीके हो गए, इस प्रकार इसका आंसर आ गया सी। 18 तरीके हैं ऐसे। अब ये क्वेश्चन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको तरीकों को पता होना चाहिए। भाई हम 50 के नोट ले सकते हैं, हम 10 के नोट कितने ले सकते हैं, हम कॉइन्स कितने ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया क्वेश्चन। और अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लीजिए दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बता देंगे हम फिर से। इतना वो टफ नहीं है क्वेश्चन, बस ये है कि आप समझने के लिए थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों को। और अगर आपने थोड़ी सी गलती की और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी स्लाइड को रहने देते हैं क्योंकि ये भी दिशा निर्देश वाला क्वेश्चन है, इसमें भी चित्र बनाना पड़ेगा। अब देखो, ए अपने घर से प्रारंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर चलता है जहां उसका बी मित्र मिल जाता है। तो देखो हम बता रहा है उस हिसाब से करते हैं। ये क्वेश्चन है 57, 20 मीटर चला, ये चल रहा है ये, और यहाँ चला, वहाँ कहीं दोस्त मिल गया 20 को, फिर वो दोस्त और ये मिल दोनों को मिलकर चले 10 मीटर। ये बोला है यहाँ से दोनों मिलकर साथ चलते हैं 10 मीटर। अब क्या करता है, ए क्या करता है, ए बाईं ओर मुड़ जाता है इधर की साइड, और बी दाईं ओर मुड़ जाता है इधर की साइड। बी चल रहा है अभी, ये तो इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, ये बी है। अब बी के बारे में देखते हैं, इसमें लिखा है वे क्रम से 2 मीटर तो ए, 2 मीटर ए चलेगा, देखो ये 2 मीटर चल गया। उसी प्रकार 8 मीटर क्या करेगा, ये बी चल गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फिर बी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर बी बाईं ओर 4 मीटर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ गया 4 मीटर। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, दोबारा बनाते हैं इस चित्र को, क्योंकि थोड़ा सा ये चित्र इसमें आएगा नहीं, इसके लिए हम इसे थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि इसमें अच्छे तरह से आ जाए। फिर से बनाते हैं इस क्वेश्चन की। वो पहले दोनों चले 20 मीटर, फिर 10 मीटर, यहाँ बी मिल गया, यहाँ पे 10 मीटर और चले 10 मीटर। अब देखो ए 2 मीटर चला, ये पहले दे रखी थी, ये कितना चला 8 मीटर चला, इतना तो चल गए। अब क्या कर रहा है, इतना तो चल गए। अब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे बाईं ओर मुड़ जाता है बी, फिर 4 मीटर चलता है, यहाँ चल रहा है 4 मीटर। ठीक है, और 4 मीटर चलने के बाद फिर क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर यहाँ चला गया, ये तो बी चल गया। अब ए की बात करते हैं, ये 2 तक, यहाँ 2 तक तो चला था ये, उसके बाद करते हैं दोस्तों बात। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये दाईं ओर मुड़ता है, तो ए का दाईं यहाँ से गया, और ये 12 मीटर चलता है, कार्य पहुंच जाता है 12 मीटर, टोटल 12 मीटर यहाँ पर। अब दोस्तों देखो, और हमसे पूछा है दोनों कार्यालय के बीच की दूरी। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इन दोनों की बीच की दूरी, ये पूछा है हमसे। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक लंब डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा। अब देखिए यहाँ मान लेते हैं हम सी, अब देखो हम यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ ए मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं। देखो अब दोस्तों आप खुद ही देख लो, ये क्या बन गया, ये बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनने से ये आ गया भाई पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहाँ कर देते हैं हम बी। अब देख लो, अगर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे भाई ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई निकालनी। अब देखो आप, अगर भाई एक चीज बताऊं आपको, ये तो टोटल हो गया 17, कैसे हुआ 17 हो गया, कैसे देखो तो, यहाँ कितना है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 8 10, सॉरी ये हो गया 15 हो जाएगा बीसी। एक तो 8 ये रही, 8 2 10, और ये 5 मीटर, ये 10 और 5 15 मीटर हो जाएगी। अगर ये 15 हो जाएगी, अगर ये 15 हो जाएगी दोस्तों, तो फिर बची क्या, 4 मीटर ये है यहाँ तक,
अगर 4 मीटर 12 में 4 मीटर यहाँ तक है तो बची कितनी है 8 मीटर ही हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर निकालना है तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए सी कितना दे रखा है, ए सी मैंने आपको वो भी बताया, ए सी यानी 8 मीटर हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर, और बी सी देखो यहाँ टोटल होगी 15 का स्क्वायर। देख लो 64 प्लस 225 ये हो जाएगा 289, ये ए बी का स्क्वायर आ गया। अब ए बी बराबर क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो हो जाएगा 17 मीटर। हमसे पूछा ही क्या है, ए बी की लंबाई पूछी है तो इसका आंसर आ जाएगा बी 17 मीटर। दोस्तों ऐसे अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये डायग्राम बनाना था इसमें बस, और कुछ नहीं था अलग से। अब इसे हम स्लाइड को हटा देते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं है स्लाइड की। तो ये था, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 क्वेश्चन कह रहा है 2 कथन दे रखे हैं S1 S2, उसके बाद बोला है कि आने वाले प्रश्न पर विचार कीजिए। S1 में दे रखा है P और Q दोनों अवैध संख्या है। P और Q इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन लिखेंगे हम बाद में। P और Q क्या है दोस्तों, अवैध संख्या है ये बोला है, और P प्लस Q विषम पूर्णांक है। और हमसे पूछा क्या P Q विषम पूर्णांक हैं, ये बोला हमसे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, विषम लेते हैं 2 3 और 5 7, ठीक है 2 3 लेते हैं और 1 5 7 लेते हैं। अब पहले लेते हैं P का मान 2 लेते हैं और Q का मान 3 लेते हैं। जैसे हमने P का मान P और उसका मतलब P का मान 2 लिया और 3 लिया, तो देखो 2 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 6, लेकिन 2 इंटू 3 करेंगे, P इंटू Q करेंगे हम तो P इंटू Q करेंगे तो ये हो जाएंगे 6, सॉरी जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएंगे और गुणा करने पर 6 हो जाएंगे। एक केस तो ये हो गया, ये तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट है, क्योंकि मान हमने 2 3 मान है। अगली सिचुएशन में लेते हैं हम P का मान ले लेते हैं 3 और Q का मान लेते हैं 5, ठीक है। तो P प्लस Q कर रहे हैं यहाँ पे, तो 3 प्लस 5 कर रहे तो कितना हो गया 8, और P इंटू Q करेंगे यहाँ पे, P Q मतलब 3 इंटू 5 किया तो मतलब 15। अब दोस्तों देखो बात क्या है यहाँ पे, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए S1 पर्याप्त है, तो भाई S1 तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि P और Q केवल अवैध संख्या दे रखी है। अगला क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए S2 पर्याप्त है। हाँ S2 पर्याप्त है, क्यों पर्याप्त है, देखो दोस्तों कि P और Q का मान दे रखा है विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक तो एक ही देखो, हम अगर विषम पूर्णांक मान रहे हैं हम यहाँ पे तो 3 और 5 मान रहे हैं, तभी तो हमारा बैठ रहा है यहाँ पे 3 और 5 मान रहे हैं, तभी तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो 3 और 5 मान है तभी आ रहा है। अगर हमको ये चीज़ बताता है भाई P और Q अवैध संख्या है, लेकिन हमको विषम के बारे में नहीं बताता, तो इसका आंसर नहीं आता। तो क्या P Q विषम पूर्णांक है, अब देख लो आप P Q विषम पूर्णांक है, बिल्कुल है। अगर P Q विषम है तो बिल्कुल विषम है, कैसे देखो 3 इंटू 5 किया तो 15 आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो आया। तो कहने का मतलब यही है कि भाई इसका आंसर देने के लिए S2 पर्याप्त है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया B। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपने पूर्णांक पढ़े हैं, विषम पूर्णांक के बारे में जानते हो, ये बेसिक चीजें ये आपने पढ़ी होंगी तभी क्वेश्चन आप पे आए होंगे, वरना आप पे नहीं आएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है, उससे आए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बस ये है कि आप कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए दोस्तों। अब यार कॉन्सेप्ट यहाँ तो नहीं बता सकते, अपना टाइम तो रहा भी नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आपसे वो है कि आप यहाँ पे तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा सकते हैं, तो ये ज़रूरी था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कैलेंडर के। किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 का होगा। तो दोस्तों एक चीज़ देखो, हम एक ईयर में 365 दिन होते हैं, ये तो आपको पता है, और 52 क्या होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 52 इंटू 7 किया तो आया 364, 364 ही आया है, तो एक दिन कहाँ गया, तो एक दिन जो होता है दोस्तों वो एक्स्ट्रा होता है। अब क्या है, ये तो साधारण वर्ष की बात है, हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो ये 2 दिन ऑड डे हो जाएंगे, ऑड डे हो जाएंगे। अब देखो ये चीज़ आपने समझ ली। अब क्या करते हैं, हम 2009 की बात करते हैं।
अब देखो 2009, उसके बाद 2010। 2009 में ये क्या है, साधारण वर्ष, तो इसमें ऑड डे आ जाएगा 1। 2010 है तो इसमें भी 1 आ जाएगा। 2011 है तो इसमें भी 1 आ जाएगा। लेकिन 2012 है, इसमें 2 आएगा। ऑड डे 2 इसलिए आया क्योंकि लीप वर्ष है। 2013 1 आया, 2014 1 आया, 2015 इसमें भी 1 आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 3 तो ये हो गए ऑड डे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। देखो सीधी सी बात है, 2015 नहीं है यहाँ पे, 2014 तक है। देखो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, 3 और 2 5 और 2 7। अब देखो आप 7 दिन हो गए, तो इसका मतलब 7 में हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 1। मतलब कहने का मतलब है जो 2015 आएगी ना, वो आएगी, वो वर्ष आएगी कि जो कैलेंडर 2009 का था ना वो रिपीट होगा 2015 में। ये तो बोला हमसे, ठीक वैसा क्या होगा 2009 में कि कैलेंडर 15 में बोला है। ये कैसे आया, हमने ऑड डे लिए, तो भाई हम जानते ही भाई लीप वर्ष का ऑड डे 2 होता है। जब हमने इसे इसको सबको जोड़ा तो आया 7 दिन। 7 दिन का मतलब फिक्स हो गया, फिर से वो रिपीट होगा, तो इसका आंसर आएगा डी। तो ये चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ें थी यार, ये तो आपको पढ़नी भी चाहिए। कैलेंडर पढ़ाई होगा आपने कहीं ना कहीं, तो ये ऑड डे ये वगैरह ये तो आपको पहले ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने तो ये बस ये बताया है कि इसका कॉन्सेप्ट होता है, उसको बता दिया बस। इसमें क्या अलग किया हमने, इसमें कुछ भी अलग नहीं किया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 136 को 5b7 से जोड़ने पर प्राप्त योगफल 7ab है, जहां a और b पूर्णांक है। यह दिया गया है कि 7a3 यथार्थ 3 से विभाज्य है और 3 का एकमात्र संभव मान क्या है। हमसे बोला है भाई 136 है, 5b7 है और इधर आ गया 7a3। अब बोला है कि b का मान एकमात्र संभव मान क्या हुआ। और एक चीज और बताई इसमें बताई है कि b का जो मान रखेंगे ना वो 3 से बड़ा रखेंगे, तभी तो 3 से विभाज्य होगा। तो 6 और 7 13, इसका मतलब तो हो गया, ये तो सही बात है कि एक हैसल तो आएगी। अब यहाँ 3 की जगह हम रखते हैं 4 रखते हैं, b का मान लेते हैं हमें 4। ठीक है, मान रहे हैं यहाँ पे 4 माना, तो ये होगा 7 और 7 हैसल 1 8। फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि आगे हैसल चाहिए ना हमको, 5 और 1 6, यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब आप हैसल चाहिए। अगर हम 5 रखते हैं, b का मान यहाँ 5 रखते हैं, 5 और 3 8 1 9, फिर भी नहीं आ रही हैसल। 6 रखते हैं तो 3 और 6 9 और 1 10, फिर भी नहीं आ रही। 7 रखते हैं, 7 और 4 7 और 3 10, 10 और 1 11। ठीक है, हासिल तो आ रही है लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा। 3 का भी भाग देना चाहिए हम, तो 11 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं, तो ये तो गलत बात है। अब क्या करते हैं, b का मान 8 रखते हैं। 8 रखा हमने, 8 और 3 11, 11 और 1 12, तो 12 में तो भाग जा रहा है ना b का, तो 3 का भागा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b का मान हमने रखा 8 रखा, तो 8 यहाँ रख लिया, मान ले ये हटा दिया मैंने b, ये 8 रख दिया, 8 ही रख दिया। 8 और 3 11, 11 और इसमें से एक ऐसा लगी तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो ये हो जाएगा, देखो फिर से था, ये b था, यहाँ a था। ठीक है, a था ना, तो यहाँ देखो ये हमने b का मान रख दिया 8, b का मान 8 रखा है। देखो b का मान 8 रखा, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 हो गया, और 5 और 1 6 1 7। देखो अब 723 में 3 का भाग दो, 41 बार जा रहा है, देख लो आप एक बार, सॉरी 241 बार जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है ना। तो b का मान कितना है, यहाँ पे 8 रखा, तब जाकर आंसर आया, तो इसका आंसर आ गया डी। देख लो, तो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ये जब ही आएंगे आपसे जब आपने चीज़ों को पहले से कर रखा हो। अब ये क्या है, विभाजकता वाला नियम था, जो इसका विभाजकता नियम होता है वो क्वेश्चन था इसका है। तो आगे देखते हैं हम और क्वेश्चनों को। अब कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आ गया, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये आएगा 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि b से आगे b समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों का लेवल केस में लिखा जाए, तो एक शेष अक्षरों का बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो वर्ष का
उत्तरार्ध प्रथम मास कैसे लिखा जाए। एक चीज तो यहाँ पे वर्ष का उत्तरार्ध मतलब जुलाई की बात कर रहा है, क्योंकि 5 महीने हो जाते हैं जून तक, 6 महीने जून तक हो जाते हैं और 7वां महीना जुलाई होता है। तो एक बात तो ये होगी, जुलाई की बात कर रहा है। कह रहा है कि भाई जैसे बी है, बी समेत आगे के जब हम अक्षर लेते हैं ना तो उसके बाद छोटा अक्षर आता है, ये तो कहा है हमसे। बी के बाद आता है डी वाला मतलब सी बड़ा आएगा, डी के बाद फिर एफ आएगा, ये छोटा आएगा, यही तो बोला है इसमें। इसमें बोला है बी डी एफ एच, ये छोटे अक्षर आएंगे। बी छोटा आएगा, डी छोटा आएगा, एफ छोटा आएगा, एच छोटा आएगा, ये मतलब क्या है, इवन नंबर है। इसी प्रकार ए बड़ा आएगा, सी बड़ा आएगा, ई बड़ा आएगा, इसका मतलब ऑड है। तो चीज यही तो मेन चीज है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रख लिया बस। अब जुलाई जैसे ही है, अब देखो जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, यू कितने पे, 21 पे आता है, एल कितने पे आता है दोस्तों, एल आता है 12 पे, वाई 25 पे। अब देखो इवन और ऑड का केस है यहाँ पे, जे 10 पे आ रहा है, अगर जे 10 पे आ रहा है तो इसका मतलब छोटा होना चाहिए, इवन है ना, छोटा आ गया। फिर देखते हैं 21, यू 21 पे तो ये यू बड़ा आएगा जे के बाद। फिर एल देखते हैं, एल 12 पे आ रहा है तो ये छोटा आएगा। फिर वाई देखते हैं 25 पे, तो इसका मतलब बड़ा आएगा। तो इसका केस बन गया, देखो जे बड़ा छोटा, यू बड़ा, आई छोटा, वाई बड़ा, तो ये वाला ने मिट रहा है थोड़ा सा, इसका आंसर आएगा डी। अब देख लो, अब एक क्वेश्चन देखने में तो बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन हमने जब लॉजिक चीज निकाली भाई ऑड इवन ऑड, क्योंकि इसमें बोला है कि भाई एक अक्षर बड़ा है एक छोटा है, तो हमने इवन ऑड का केस निकल गया इसमें, बस इसका आंसर है डी। अब इसमें कोई नई बात थोड़ी थी, बस समझने की बात है दोस्तों। आपने चीज़ों को समझ लिया ना तो कुछ भी चीज़ टफ नहीं है। और अगर फिर भी नहीं आता ना आपसे क्वेश्चन तो फिर से पूछ लीजिए, पूछने से कोई मना नहीं है। यहाँ पे अगली स्लाइड खोलते हैं, हम इसलिए खोल रहे हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्लाइड पर ही होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्लाइड खोल रहा हूँ अलग से। और आराम से चीज़ों को समझना है, आप ये मत देखो टाइम लग रहा है, आपको ये तो देखो भाई आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सुनीता वाला, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड खोली है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। सुनीता कागज के टुकड़े को 3 पत्रों में काटती है और पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्याओं के औसत के बराबर है। ठीक है, दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई के तीसरे टुकड़े की, दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की 1/3 का योग के बराबर है। तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़ों की लंबाई का योग है के बराबर है। तो कागज की मूल पत्रक जो है उसकी लंबाई क्या है। देखने में क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है। देखो पहला टुकड़े की बात करते हैं, तो P बराबर P1 P2 और P3। अब क्या कर रहे हैं कि 3 टुकड़े मतलब 3 विषम संख्या ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, 3 विषम संख्या लेते हैं, 3, 5 और 7। अब देखो P1 की बात करते हैं, पहले 3 विषम संख्या ली हमने, 3, 5 और 7, इसको भाग दिया तो यह आया 15 में 3 का भाग दिया मतलब 5, और 5 निकल के आया P जो है ना ये 5 आ गया, P की बात तो खत्म। अब P2 की बात करते हैं, P2 क्या कह रहा है, इसके लिए अलग से कलर ले लेते हैं। P2 कह रहा है कि भाई पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली, ये तो हो गया, फिर दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई का 1/3 का योग है। इसका मतलब P2 बराबर P1 प्लस 1/3 इंटू 3, ये हो गया ना भाई, तीसरे की लंबाई का 1/3 है। ठीक है, हमने किया तो ये P2 हो गया और ये देखा था P1 प्लस ये इधर हो जाएगा तो ये उधर हो जाएगा, तो P3 ऊपर चल जाएगा। आराम से देखना है यहाँ पे, P3 ऊपर गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, P3 नीचे ये गया, ये इधर गुणा हो जाएगा, 3 तरह जाएगा, P2 बराबर 3P1 प्लस P3/3, 3 इधर चल जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा इधर, 3P2 बराबर 3P1 प्लस P3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3P2 बराबर, अब देखो आप ठीक, अब P1 का मान कितना है, 5 दे रखा है ऊपर, ऊपर P1 का मान तो 5 आ गया, हमने 5 से गुणा किया इसे।
ठीक है, 3 × 5 और P + P3। इसका मतलब क्या हुआ, 3P2 = 15 + P3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या करते हैं दोस्तों, P3 की बात करते हैं। P3 में क्या कहा, तीसरे टुकड़े की लंबाई दोनों टुकड़ों को जोड़कर होती है, तो P1 + P2 ये तो होती है। अब देखो P1 का मान तो 5 है, P2 ये रही, तो ये होगी इक्वेशन दूसरी। अब क्या करते हैं दोस्तों, इक्वेशन दूसरे की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट है उसमें क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, जमा देते हैं, मतलब उसमें ये हमने किया। तो 3P2 बराबर क्या हो गया, 15। 3P2 बराबर 15 + 5P2, तो 3P2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 ये हो जाएगा, देखो सीधी सी बात है, ये P2 है ना, ये हो जाएगा। देखो इसमें मैंने क्या बोला है कि दूसरी जो इक्वेशन है उसमें पहले की जमा देते हैं। पहले की इक्वेशन है 15, 3P2 बराबर दे रखा है, देखो 3P2 बराबर 15, 15 यहाँ चल जाएगा, 15 ये आ गया, 3P2 का मतलब ये मान है, ठीक है। अब देखो 3P2 - P2 = 20 आ गया। अब 2P2 = 20, तो P2 बराबर कितना है दोस्तों, 20/2, P2 बराबर 10, P2 का मान 10 आ गया। अब P3 का निकाल रहे हैं। P3 का मतलब क्या था, P1 और P2। P1 5 ही था पहले, दूसरा ही हो गया, तो ये 15 हो जाएगा, ये P3 का आ जाएगा। अब टोटल का जोड़ते हैं, तो P1 + P2 + P3 जोड़ा हमने, P1 का 5, दूसरे का 10, तीसरे का 15, ये जोड़ा तो 30, तो उसकी लंबाई आ जाएगी 30 इकाई। अब देखो आपने ये समझा होगा यहाँ पे कि ये मैंने ये P2 और मतलब 3P2 और P2 कहाँ से आ गया, तो मैंने यहाँ से लिया है, ये इसको घटाया यहाँ पे, और ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 15 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, बचेगा जो उसमें से घट जाएगा, तो इस प्रकार इसकी लंबाई आ जाएगी D। तो ये दोस्तों ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन था कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, तो मान रखते गए हम, P1 का क्या रखा है दूसरे को जैसे रखते गए, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस, और ये चीज़ आपने ध्यान रख ली तो मेन चीज़ आप आराम से कर देंगे। बस यही सॉल्यूशन था इसका। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अनुक्रम दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, ठीक है। ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 है किंतु 7 नहीं है, ये कहा है हमसे। 3 5 तो है पर ठीक बाद पहले 3 नहीं है किंतु 7 बाद में होना चाहिए, ये बोला है हमसे। तो दोस्तों बोला है ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है, ठीक 5 है ये रहा, और 7 है बाद में, तो एक तो ये आ गया, देख लो। अगला देखो, हाँ ठीक पहले 3 नहीं है, 3 तो है यहाँ पे, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक पहले 3 है 7 है, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक ही बार ऐसा, इसका आंसर ए आ गया। स्लाइड मैंने इसलिए खोल रखी है दोस्तों बगल में, अगला क्वेश्चन है वो स्लाइड पर ही होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये ब्लड रिलेशन का है, ये स्लाइड पर ही होगा, इसलिए मैंने पहले से ही खोल रखा है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य हैं, ABCDEF और G, जिसमें 3 महिलाएं और G जो है विधवा है, और D के पिता F, ऐसे बोला है हमसे। D कोई है, उसके पिता है F, ये हमको बोला है, और G विधवा है, ठीक है, ये बात बोली। और जो G विधवा है और D के पिता F की साली भाभी है, इसका मतलब क्या हो, 2 केस बनेंगे यहाँ। एक केस तो ये बना दिया मैंने, एक केस यहाँ बनाते हैं। F पिता है D के, ठीक है, D नीचे कर दिया। अगर ये साली हुई, पहली बात तो भाभी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई भाई होगा, इसकी कोई ये पत्नी होगी। अगर ये साली हुई, इसकी बहन होगी कोई, और उसकी ये बहन होगी, तो जी आ गया। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, साली एक भाभी है, ठीक है।
अगला क्या कह रहा है, बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, बी और डी, तो इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बात तो हुई, ए और ए जो है बी की पुत्री है, ये जो है ये क्या है दोस्तों, ये जो है बी की पुत्री है, ये हमने लिख दिया। सी बी की रिश्ते में चचेरा भाई, ममेरा पुपेरा मोसेरा भाई है, तो सी कहीं यहाँ है और सी यहाँ है, इसका भाई है कहने का मतलब। अथवा ई कौन है, अब देखो आप देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए, तो बचा कौन दोस्तों, ई बचा, तो ई क्या होगा यहाँ। अब इसका ये तो सीधी सी बात है, ई यहाँ होगा तो ई कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि ये तो है नहीं है, ये तो विधवा तभी तो होगी, ये तो है नहीं है, तो इसका मतलब ई यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ की पत्नी ई कौन है, एफ की पत्नी है, देखो आप ई कौन है, एफ की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ देख लो आप, एफ की पत्नी है, ई कौन है, एफ की पत्नी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी देख लो आप, एफ की पत्नी की, यहाँ पर देख लो आप, एफ की पत्नी है, तो ये बात तो सही है। ए की दादी नानी है, ए की दादी नानी है, देखो आप ई देख लो आप, ई कहाँ है, ई, अब ए यहाँ पे इसका बेटा, फिर इसकी ये दादी या नानी, हाँ बिल्कुल सही है, ये बात ही सही है। सी की चाची मामी चाची बुआ सब कुछ बता रखा है इस मतलब, सी ये रहा, ई कहाँ है यहाँ पे देख लो आप, ये इसका भाई हो गया, तो इसकी ये चाची हुई, तो ये तीनों चीज़ें, तो इसका मतलब डी आंसर है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका डी आंसर है। अब स्लाइड को हम बंद कर लेते हैं, ठीक है, स्लाइड को हम बंद करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, 72 क्वेश्चन कह रहा है, पहले इसको मिटा लेता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक, आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। अब क्या कुछ क्वेश्चन है थोड़ा जल्दीबाजी हो जाती है और आपको समझ में ना आया तो आप ऐसे मत कीजिए, आप क्वेश्चन को पूछिए दोस्तों, तभी तो हमको चीज़ें से पता लगेगी आप क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, किसी घन के प्रत्येक फलक को काले या सफ़ेद रंग से रंगा गया है, उस घन को कितने तरीके से रंगा जा सकता है, तरीके पूछे। तो दोस्तों फेस होती हैं घन की 6, हमने एक तो रखी है ब्लैक और एक होती है यहाँ पे वाइट रखी है, तो कैसे 6 फलक होते हैं, तो इसका मतलब 0 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0, ये तो हमको पता समझ में आएगा ना 6 फलक है, इसलिए ये रंगा जाएगा, ये बेसिक नॉलेज होगी आपकी, ये तो एक तरीके से रंगा जाएगा। अगला भी, ये भी एक तरीके से रंगा जाएगा, लेकिन अगला है ना 2 से 4 वाला, ये 2 तरीके से रंगे जाएंगे, और ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी तब आएंगी समझ में, ये 2 तरीके से रंगे जाएंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, तो 3 वाला भी 2 तरीके से रंगा जाएगा, 2 वे। अगला देखते हैं 4 वाला भी 2 तरीके से रंगा जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 तरीके से रंगा तो ये भी रंगा। अगला देखते हैं दोस्तों, ये दोनों ना, ये एक रंग तरीके से रंगा जाएंगे, ये भी एक तरीके से और ये भी एक तरीके, तो टोटल तरीके कितने हो गए, एक ही हो गया, 1 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो टोटल है ना वो 10 तरीके से रंगे जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा बी। अब ये चीज़ आपके तब समझ में आएगी जब आपने घन पढ़ा हो, क्यूब पढ़ा हो, तब चीज़ समझ में आएगी। तो ये तो आप फलक के बारे में, फेस के बारे में पता चल रहा है कितने तरीकों से रंगा जाता है, 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, उसके हिसाब से हमने इसका आंसर रख दिया। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब बेसिक क्वेश्चन की नॉलेज होगी आपको घन के बारे में, तभी इस क्वेश्चन कर पाएंगे, इतना नॉर्मल ही नहीं था ये। तो ये हम 10 तरीके से रंग सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए भी हम स्लाइड ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं स्लाइड, इसके लिए ज़रूरत है दोस्तों,
और इस स्लाइड लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है बार बार। और आप धैर्य के साथ पढ़िए दोस्तों, चीज़ों को, चीज़ें आपके समझ में आएंगी, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आप क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं कि यार मेरे से जल्दी हो जाए कुछ। अब बिना प्रैक्टिस के जल्दी से जल्दी कैसे हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण एक्स वाई जेड बराबर 6 को कितने तरह एक्स वाई जेड संतुलित करते हैं जहां एक्स वाई जेड धन संख्या है। अब दोस्तों देखो, नेचुरल नंबर है, ये हम बात कर रहे हैं 73 की। नेचुरल नंबर है दोस्तों 1, 2 और 3। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट कह रहा है, पूछा है हमसे धन तुल्य संख्याएं। अब देखो केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि भाई एक्स है और वाई है और जेड है, ये बराबर है, और हम मान रहे हैं 2, इनको दो मान रहे हैं, तो इसका मतलब 2 + 2 + 2 6। तो एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। अगला केस क्या हो सकता है दोस्तों, अगला केस हो सकता है सेकंड वाला, 1 और 4 मान ले हम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 और 4 तब 6 होता है, 1 4 + 1 तब भी 6 होता है, 4 + 1 + 1 तब भी 6 होता है। तो ये कितने तरीके हो गए दोस्तों, ये हो गए 3 तरीके, 3 तरीके हो गए, एक तरीका ऊपर हो गया। ठीक है, अगला केस क्या रख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ों को देखना है आपको। रख 1, 2 और 3 ये रख सकते हैं, 1, 3 और 2 ये रख सकते हैं, 2 + 1 + 3 ये रख सकते हैं, 2 + 3 + 1 ये रख सकते हैं, 3 + 1 + 2 ये रख सकते हैं। ये चीज़ों को रखना है आपको, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये भी रख सकते हैं। तो ये कितना तरीका होगा दोस्तों, ये हो गए 6 तरीके। अगर ऐसे हम 6 तरीके से जान सकते हैं, तो पहला तो ये दे रखा है, ये वाला एक तरीका, ये, और 3 तरीके हो गए, और 6 तरीके हो गए, मतलब 1 + 3 + 6 कितने हो गए, 10 तरीके। तो ऐसे हम धन संख्या रख सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं उसके लिए 10 तरीके से। इसका डी आंसर है। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि डॉलर का मतलब विभाजित है और ऐड का मतलब गुणित है, स्टार का मतलब घटाना है, और संख्या दे रखी ऐसे करके, जैसे हमको दे रखा है उसके हिसाब से हमको करना है। 10 डॉलर का मतलब क्या होता है, हमको माइनस घटाना है 5, ऐड का मतलब गुणा करना है, गुणा किया और फिर कर रहा है, और डॉलर का मतलब सॉरी अगला क्या आ रहा है, ये आ रहा है, एस का मतलब विभाजित करना, ये एक आ गया, इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे जम गया। अब आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा हो, इसमें क्या होता है, पहले गुणा हुई जो चीज़ें हैं वो कटती हैं, पहले गुणा, पहले भाग, फिर गुणा, फिर माइनस प्लस जोड़। तो हमने 5 से 5 कट गया, कटा, बचा कितना, 10 - 1 9, आंसर हो गया डी। बस जमा यार, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 8 अंकों की संख्या है, ये दे रखा है 4 2 5 2, 4 2 5 2, फिर ये 7 4 6 बी, ये दे रखा है, और 3 से भाग दे रहे हैं, और शेषफल 0 रहता है। तो बी के कितने मान संभव है, हमसे बी का मान नहीं पूछा है, मान कितने संभव है, या कि 3 का भाग जाना चाहिए। हमने सब चीज सब जोड़ी है, 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 4 24 और 6 30, 30 मतलब 30 + बी, ये आया जोड़ के। अब देखो दोस्तों, 3 का नियम क्या कहता है कि 3 सभी टोटल हो सम, ये 3 से भाग जाना चाहिए। तो 1 मानते हो जाएगा, 30 + 1 करेंगे, 0 करेंगे तो 1, तो ये हो गया, या 30 + 3 करेंगे तो भी हो जाएगा 33, इसमें भी भाग जाएगा। ठीक है,
33 हो जाएगा तो भी भाग जाएगा। दूसरा बात ये होगी, पहली ये होगी 30 प्लस 3 का 6 करेंगे तो भी हो जाएगा, तो तीसरी बात हो जाएगी 36 में भी 30 प्लस 9 करेंगे तो भी बात हो जाएगी 39, 3 का भाग फिर भी जाएगा। तो कितने हो गए 4। अब 30 की जगह हम 11 नहीं करेंगे, सॉरी 12 नहीं करेंगे, क्योंकि एक अंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तभी हमसे मल्टीपल होना चाहिए। तो इस प्रकार ये 4 संभव मान हो जाएंगे। इसका आंसर जाएगा सी, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, अलग से स्लाइड खोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बहुत ही लॉजिक वाले क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसे। ये सी सेट में 2-4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, वो ऐसे अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। और इसमें लॉजिक तभी लगेगा जब आपको उनको चीज़ों को सिचुएशन दे रखी है, उसके हिसाब से हम जमा लेंगे। जब दोस्तों देखो, हमने स्लाइड भी खोल लिया अलग से इसके लिए। 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जैसे छोटी कर देती है इधर से बड़ी कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचना को पढ़िए और उसके बाद आने वाले 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 6 विद्यार्थी ABCDEF कई परीक्षाएं बैठे हैं, परीक्षाओं में या तो C या F का प्राप्तांक अधिकतम है, ठीक है। अब इसके लिए हम 2 सिचुएशन करते हैं दोस्तों, एक वाली तो ये होगी और एक वाली ये होगी। हम क्या करते हैं 6 से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी 3 4 5 और 6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है या तो C या F अधिकतम है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ C को अधिकतम मान लेते हैं, अलग वो ले लेते हैं कलर, और यहाँ F को अलग मान लेते हैं ऊपर अधिकतम, ठीक है। अब क्या कह रहा है C का प्राप्तांक अधिकतम है तो E का कम है। अगर C का ज़्यादा है तो E का कम है, हम छठा E मान लेते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, जब भी F का प्राप्तांक अधिकतम है तो B का कम है। तो इसका मतलब F का अधिक है तो यहाँ पर B का कम है, ये चीज़ आ गई। अब देखो, सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त हैं, D का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है। तो हम क्या कर रहे हैं, D का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है, हमने जमा लिया, ठीक है। लेकिन वे निकटवर्ती प्रतिस्पर्धी है। A का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है, A का प्राप्तांक B के प्राप्तांक से अधिक है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, C का प्राप्तांक A के प्राप्तांक से अधिक है। अब C का प्राप्तांक अगर A के प्राप्तांक से अधिक है तो D तो भाई इसका मतलब साम इसके तुरंत बाद प्रतिस्पर्धी है, तो इसका मतलब हो गया C यहाँ पे आएगा। ये चीज़ जम गई। अब पूछा है हमसे क्वेश्चन, अब ये 2 सिचुएशन बन गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है हमसे 76 नंबर का कि F योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है। F के बारे में दे रखा है कि योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है, तो B का स्थान क्या होगा। अब देखो, अगर F है योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर तभी आ पाएगा इस सिचुएशन में। ये वाली सिचुएशन फर्स्ट वाली है ना, इसमें ये सेकंड वाली। तो फर्स्ट वाली में अगर हम मानते हैं F को मानते हैं हम दूसरे स्थान पर, तो देखो सिचुएशन क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6 दूसरे स्थान पर मानते हैं F को। कलर्स के लिए भी दूसरे लेते हैं, F मांगा, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर मान लिया, और C सबसे ऊपर हो गया। तो जमेगा क्या, जमेगा ये वाला, ये चीज़ तो दे रखे हमको, जमेगा ये वाला। क्या होगा, ये हो जाएगा D, इसके बाद हो जाएगा A, इसके बाद हो जाएगा B, बचा कौन सा, E, ये हो जाएगा। अब देख लो आप, ये तो लास्ट में था ना इसमें, इसलिए। अब क्या कह रहा है, B का स्थान कौन सा है, तो हम B का देखो, ऊपर से देखो 1 2 3 4 5, तो B का दोस्तों C आंसर है, 5वां स्थान हो जाएगा। देखो सिचुएशन जो बता रखी है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन किया है और उसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि B का प्राप्तांक न्यूनतम है तो C का स्थान क्या होगा। अब यहाँ बात कर रहा है B का न्यूनतम। अब B का न्यूनतम तभी होगा जब इस सिचुएशन में होगी बात, तभी तो B का न्यूनतम हो। तो अगली सिचुएशन करते हैं दूसरे वाले की, ये वाली 1 2 3 4
5 और 6। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, बी का न्यूनतम होना चाहिए, तो छठे वाले का हम न्यूनतम रख देते हैं बी। अगर बी का न्यूनतम हो गया, देखो यहाँ पे बी का हो गया न्यूनतम, और यहाँ पे क्या है, एफ का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एफ का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आगे करते हैं बात डी की, ठीक है। तो डी के बाद क्या करता है दोस्तों, बी हो गया, डी के ये कर देते हैं ए, है ना, ये कर देते हैं डी, ठीक है, ए डी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सी की। अब देखो दोस्तों, सी 2 पे भी आ सकता है और 3 पे भी आ सकता है, तो इसलिए इन दोनों का आंसर आ जाएगा दूसरा या तीसरा स्थान पर आ सकता है। अगला क्या कह रहा है, यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा है। तीसरा कब होगा दोस्तों, ई का योग्यता क्रम। इसे मिटा लेता हूँ मैं सबको, ये तो आपको समझाने के लिए किया था मैं सब, देखो यहाँ तक मिटा लिया मैंने। अगले क्वेश्चन का आंसर देखो, ई का योग्यता क्रम तीसरा है, तो तीसरा कब होगा दोस्तों, इस वाले में, क्योंकि इसमें तो लास्ट है, दूसरे सेक्शन में तीसरा वाला होगा। तो पहले का हो जाएगा एफ, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का हो जाएगा ई। ई का तीसरा स्थान बोला ना इसने, तो चौथे का कौन, चौथा हो जाएगा डी, पांचवा हो जाएगा ए, और छठा हो जाएगा बी। ये चीज दे रखी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक है। देखो ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक है, हाँ ये बात तो सही है, एक तो सही है, तो इसका आंसर वैसे एक ही है, लेकिन अगले देखते हैं। सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक है, सी का नहीं, देख लो आप यहाँ पे। ए का क्रम योग्यता क्रम चौथा है, नहीं 5वां है, गलत। डी का क्रमांकन 5वां है, नहीं, डी का प्राप्तांक तो चौथा है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए। आंसर आ गया, तो इसका आंसर ए आ गया। तो इस प्रकार इन सब के आंसर आ गए। हमने 2 कंडीशन जमाई, जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हमने जमाया, और जिस कंडीशन में 2 कंडीशन में अलग अलग जो सिचुएशन दे रखी थी उसके अनुसार क्वेश्चन का किया हमने, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इस पेपर के, फिर ये पेपर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम 2020 का लेंगे, इसलिए हम स्लाइड को बनाए रखते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या बनेगा दोस्तों, इसमें भी ऐसे ही बनेगा, हम जैसे सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर S1 और S2 को पढ़िए, उसके बाद दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन का रोहन के वजन से कम है। मतलब क्या कह रहा है, S1 वाला 78 नंबर क्वेश्चन चलेगा, इसलिए इसमें लिखते हैं S1 क्या कह रहा है। S1 कह रहा है सोहन के वजन का दुगना, 2 सोहन मोहन के वजन से कम और रोहन के वजन से कम है, मोहन से भी कम है और सोहन से भी कम है, मोहन से भी कम है, इसमें दे रखा है 2 सोहन, देख लेना दोगुना, मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है, मोहन के कम है और रोहन से कम है, ये बात कह दी। और सोहन है मोहन से कम है और सोहन है रोहन से कम है, ये चीज ध्यान रखना, इसका मतलब ये निकल रहा है। अब देखो S2 क्या कह रहा है, S2 कह रहा है 2 रोहन, मतलब रोहन का वजन का दुगना मोहन या सोहन से अधिक है, 2 और सोहन, ये हो गया सेकंड वन। अब क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मोहन का वजन अधिकतम है, अब मोहन का वजन देखते हैं हम, तो यहाँ मोहन का वजन अधिकतम तो दिख ही नहीं रहा, 2 रोहन मोहन, इससे कम देख लो आप, इससे तो कम है, अधिकतम नहीं है। सोहन का वजन अधिकतम है, सोहन का वजन के बारे में भी नहीं कह सकते हम, रोहन का वजन अधिकतम है ये भी नहीं कह सकते, तो मतलब क्या है, किसका वजन अधिकतम है ये निर्धारित करना असंभव है दोस्तों, निकाल नहीं जा सकते इनके आंकड़ों के हिसाब से, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मोहन का वजन न्यूनतम है, मोहन का वजन न्यूनतम नहीं, क्योंकि मोहन का यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ 2 रोहन। सोहन का वजन न्यूनतम है
हाँ, सोहन का वजन न्यूनतम है। क्यों न्यूनतम दोस्तों? यहाँ पे भी कम है सोहन का वजन, हर जगह देख लो आप। तो सोहन का वजन है दोस्तों वो न्यूनतम है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया बी। अब ये क्या है? डाटा, मतलब एक प्रकार से आपने जमाना आ गया ना, तब क्वेश्चन का आंसर आपसे निकलेगा। अब ये छोटे से छोटे क्वेश्चन थे। अब ये आप जब ही लगा पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी इन क्वेश्चनों के आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन तुरंत नहीं होते दोस्तों, ये प्रैक्टिस के बाद होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और आपको जमाना आ गया ना भाई कि इसकी सिचुएशन के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों हमने अभी तक 2015, 16, 17, 18 और 19, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के सी सेट के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट के टॉपिक है, उनको सॉल्व कर दिया है। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपसे अगर क्वेश्चन कोई नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को पूछ लें। कल हम 2020 का स्टार्ट करेंगे और आशा करते हैं कि आपके चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आती तो आप क्वेश्चन को पूछिए फिर से, फिर आपको हम बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए।